उसको कंपैरेटिव टाइप का पढ़ रहे थे, क्या क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं क्या चीज़। जब आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी दैट विल बी कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, इसके जस्ट उल्टे आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब उस कंडीशन में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। उसके साथ कहानी क्या थी? एग्जैक्टली किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या करे, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखे, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगली चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी बेटा? ऑल्टरनेट टर्म की आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये नाम आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो आपकी सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है, नॉट सीबीएसई, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई सेकेंड या ऑल्टरनेट नेम नहीं है। जहाँ तक बात आई पीरियोडिसिटी के लिए अफेक्टिंग फैक्टर्स, तो एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट तीनों में सेम टू सेम ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक, चलिए अब कितने पॉइंट हो गए अपने? 5। ठीक, 7 और कौन कौन सा है? अच्छा, पीरियोडिसिटी और ऑर्डर भी हो गया है। अरे वाह, तो पीरियोडिसिटी में क्या देखा? तीनों के लिए ही मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो वैल्यूज जो हैं या वो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, जबकि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज हो रही है। ठीक, ऑर्डर जो है वो क्या था? फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा लोअर देन सेकेंड और लोअर देन थर्ड, सेम ऑर्डर जो है वो बाकी उसका भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कोई ऑर्डर नहीं था। डन। अच्छा, अब ये चीज़ मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन बची हुई थी ना। सिंपल सी चीज़ है भाई, जैसे कि आप मान लो सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब क्या बेटा? कि इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11। यही होगी ना कहानी, यही होगी। ठीक, यानी अब मान करके चलो कि इन दोनों पार्टीज के बीच में चल रहा है टग ऑफ वॉर। ये बिल्कुल बैलेंस कंडीशन है। अब मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने क्या किया बेटे? इसमें से निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो क्या कहानी होगी? इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10 और प्रोटॉन तो चेंज होंगे नहीं क्योंकि वो न्यूक्लियस में है, वो रहेंगे 11 ही। यानी अब टग ऑफ वॉर में कौन जीतने वाला है? 11 प्रोटॉन। यानी अब आप लोगों को इतना तो मालूम है बेटे कि अगर टग ऑफ वॉर ये जीता है यानी उसने ये फोर्सफुली खींचा होगा अपनी तरफ किसको? 10 इलेक्ट्रॉन को। रिजल्ट क्या होगा? कि एटम का साइज स्क्वीज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और एटम हो जाएगा छोटा। डन। अगली चीज, मान लो आप लोगों ने ताकत लगा करके और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और कहानी हो गई क्या? कि 11 प्रोटॉन मिलकर के 9 इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे, तब क्या होगी कहानी? उस कंडीशन में और फोर्सफुली उसने अपनी तरफ खींच करके रखा, यानी एटम का साइज हो जाएगा और छोटा। यही होगी ना कहानी। ठीक, तो अब कंडीशन क्या है? कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो वैसे वैसे इन 11 प्रोटॉन्स के साथ इनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती जा रही है। अच्छा, जैसे जैसे बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियस है ना कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगेगी। यही रीज़न है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये लेस देन होता है किससे? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, और ये लेस देन होता है किससे? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। डन, पहली चीज़। तो अब इस हिसाब से एक क्वेश्चन लिखिएगा, 2 क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। लिखिएगा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग will have, which one of the following will have the highest, which one of the following will have the highest ionization potential value या highest ionization potential? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम गैस, एल्यूमिनियम +1 गैस और 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। यही होगा इक्वेशन जो है। अच्छा, यहाँ पे गैस क्यों लिखे?
क्योंकि अपने को डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसेस स्टेट। ठीक, चलिए ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है Al प्लस, इसमें और एनर्जी दी आप लोगों ने। ठीक, ये लीजिए, एनर्जी देने के कारण ये क्या हो गया, Al प्लस 2 और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक, अच्छा अब कंडीशन क्या बेटे, इधर देखो, अगर ये डाउट है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पे इन दोनों को प्लस करोगे तो +1 और ये -1 क्या बनेगा, 0। डन। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ लिखते तो क्या मतलब हो जाता, 0 और उसके साथ में -1 जोड़ रहे हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फिर -1 होना चाहिए था। मतलब Al0 के, ये तो 0 है ना, Al0, उसके साइड में अगर इलेक्ट्रॉन लिखते तो क्या होता, 0 और उसके साथ में -1 ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आता, -1 ही आता, जो कि है ही नहीं इसमें। ठीक, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग रख रहे हैं उधर। और अपनी डेफिनेशन क्या है कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको देने के बाद आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जो निकला वो हुआ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट साइड तो ये वाला है। डन। चलिए ए बी, थर्ड ऑप्शन है आपके पास Al प्लस 2 Al प्लस 3 गैसियस प्लस ए, और डी ऑप्शन ऑल विल हैव आइडेंटिकल। चलो बताओ, इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी कंडीशन है जिसमें सबसे मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल आएगा। बेटे लिखने के लिए टाइम मिलेगा, पहले सॉल्व करके आंसर बताओ। थर्ड, क्यों तुम्हारा आंसर ए? ठीक है, थर्ड, फर्स्ट आपका बेटे, फर्स्ट 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 ही बोल दो, ये भी फर्स्ट बोल रहा है तो थर्ड बोल लो, वो थर्ड बोल रही है। ऑप्शन ए। अच्छा तुमने पार्टी बदल ली, अच्छा ऑप्शन ए, हाँ बता दो भाई, तुम भी ऑप्शन ए, वो ये बोल रही है। अरे बताओ, मतलब समाज से अलग एक वही चल रहा है बस। ठीक, कहावत भी है कि समाज से अलग चलोगे तभी अलग पहचान बनेगी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया ना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा कम होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये ज़्यादा होता जाता है। अब कहानी क्या है, एल्यूमिनियम 0 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ये कहानी क्या रहेगी, ये ऑब्वियसली भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये IP1 होगा ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1। अब ये पहला वाला निकल गया, अब इसमें आप एनर्जी दे रहे हो तब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब ये है आपके लिए IP2, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2। यही चीज़ क्या लिख सकते हैं आप, IP1 भी लिख सकते थे। और इस वाले में क्या हुआ बेटे, यहाँ तक तो आप पहुँच गए थे, अब उसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया वो बन गया क्या, IP3। तो आपको अब तो मालूम है ना भाई कि ये वाली कहानी है। डन। चलो तो अब एक चीज़ दिमाग में ये हमेशा बिठा के रखना बेटे कि ऐसी वाली अगर कंडीशन आई जिसमें सेम मतलब सेम ही मेटल का चल रहा है, तब आपको देखना है कि ज़्यादा चार्ज वाला कौन सा है, जिसमें मैक्सिमम चार्ज दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, वही आपका आंसर। ठीक, अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में देखोगे तो उसमें मतलब उसके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर टाइप आते हैं प्रैक्टिस, उसमें एक ही एलिमेंट का तो बहुत रेयरली आता है। अब आपको कंपेयर करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैक्सिमम के लिए किया ना, अभी लीस्ट के लिए करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, which of the following will possess POSSESS, which of the following will possess the least ionization enthalpy?
हाँ हाँ, क्योंकि डेफिनेशन ही है बेटा आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो यहाँ पे भी गैसियस ही लिखना है आपको। लो भाई, अब आपको इन चारों को कंपेयर करना है और बताना है। ए, ठीक है। अब दोनों राम लखन, ऑप्शन ए, इसने ए बोला है, तुम भी ए, ठीक है। बी, ए है, अरे वाह, ठीक। ए, डी, ठीक है। आप ए, मतलब ए, ऑप्शन ए, ये दल बदलू आदमी, मतलब किसी ने सी ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया तो तुम तीन लोग ए, डी, सी, सॉरी ए, बी, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी के साथ कोई नहीं है। नहीं, ये दल बदल रहा है, ऐसा थोड़ी चलेगा। देखो अब ऐसी वाली कंडीशन अगर है, इसमें आप लोगों को तो दिख ही रहा है कि ये सब क्या है, पहला पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। मतलब ये चारों इक्वेशन क्या चीज शो कर रहे हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट, ठीक। अब इस कंडीशन में आपको क्या चीज देखना बेटे, इनका एटॉमिक साइज, ठीक। अब एटॉमिक साइज के हिसाब से अगर देखोगे तो बेरिलियम कहाँ है बेटे, ठीक। और बेरिलियम बेटा मांगे, यानी कि ये तो होगा, उसके नीचे कितना होगा इसका एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक। उसके बाद फिर बेटा मांगे, उसके बाद फिर इसके ठीक सामने पी ब्लॉक में आएंगे तो होगा एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13। और उसके बाद है सोडियम, सोडियम कहाँ है, इसके ठीक पहले यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, लीस्ट। और हम लोगों को मालूम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक साइज में रिश्ता क्या है, बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लास्ट क्लास में देखें अपन, यानी कि जितना बड़ा एटम का साइज उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम। अब आपको देखना बेटे इन चारों में किसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज, यानी कि बेरिलियम से बड़ा एटॉमिक साइज है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। लेकिन अब इन तीनों में भी कंपेयर करोगे तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ना, यानी कि सोडियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है। और अगर एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसने बोला था ऑप्शन डी, वाह, आज तो अंधेरे में तीर लग गया। लेकिन सीरियसली बेटा ये वाला चैप्टर जो है ये एकदम से टफ नहीं है। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था, अपने को मेन चीज़ क्या है, आपका पीरियोडिक टेबल आप लोगों को निमोनिक्स का यूज़ करके रेडी रहे, ठीक। अगर वो बनने लगेगा तो फिर उसके कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक। आपको एक्सेस मिल गया तो वीडियो देख के ख़त्म कर लो उसको, ठीक। कहीं डाउट रहेगा तो फिर बताओ। सर आपको एक्सेस मिल गया होगा, अरे हाँ हाँ, वैसे टी शर्ट पहने तो एक्सेस मिला ही होगा तो उससे इस चैप्टर के जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको देखो और उसको ख़त्म करो, ठीक। एक चीज़ जो है जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम के लिए मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका आपकी मतलब स्कूल कोई सा भी हो, कितना भी रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल क्यों ना हो, उसके करिकुलम के हिसाब से उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज जब मैंने आप लोगों को बताया था तब मैंने आपको बोला था कि इसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ऊपर से नीचे चलते हैं तभी भी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तभी भी बढ़ता है, इसलिए हम लोग उसको किसके रिस्पेक्ट में पढ़ने लग गए अब, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए। और इसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है Z माइनस सिग्मा, ठीक। अब क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम लोग उतने डेप्थ में जाकर के इतना डीप स्टडी फिलहाल के लिए नहीं रख रहे हैं, ठीक। डन, चलो। हाँ, एक चीज़ अपनी बच गई है, वो ये लिखिएगा
क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ कवर कर ली, एटॉमिक साइज कवर कर लिया, आयनिक रेडियस कवर कर लिया, एटॉमिक रेडियस कवर कर लिया, उसके बाद फिर कैटायन एनायन पे आ गए। कैटायन एनायन में हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक साइज कंपेयर करने लग गए। अब एक कंक्लूजन अपने लिए बचता है, उसको लिखिएगा नोट। नोट एटलीस्ट 500 का नोट तो बनाइए। इसमें लिखिएगा द cations are always the cations are always smaller in size. The cations are always smaller in size due to increased इलेक्ट्रॉनिक डैश प्रोटॉनिक अट्रैक्शन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉनिक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉनिक अट्रैक्शन। लाइन चेंज। while the anions are always greater in size, while the anions are always greater in size due to inter-electronic repulsions, due to inter-electronic repulsions, inter-electronic repulsions। क्या लिखा? while the anions are always greater in रिपल्शन। बेटा रिपल्शन की स्पेलिंग क्या है अमन्ना? REPULSION, REPULSION, रिपल्शन। ठीक, चलिए ये हो गया नोट। तो अब अपने को करना क्या है, ये दिमाग में बिठा लेना है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखो आप, ब्रोमीन, ब्रोमीन प्लस और ब्रोमीन माइनस, यानी कि एक नॉर्मल ब्रोमीन है, एक ब्रोमीनियम आयन है और एक ब्रोमाइड आयन है। ठीक है, आइड के लिए मैंने पहले कई बार आपको बोला है कि जब किसी एलिमेंट के साथ में, एटम के साथ में माइनस चार्ज जुड़ा हो, उसके नाम के साथ आइड जुड़ता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन ने माइनस चार्ज रखा, क्या कहलाने लग गया? ब्रोमाइड। ठीक, चलो अब इस कंडीशन में देखो, इन तीनों का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा Br प्लस, उससे बड़ा होगा Br, उससे बड़ा होगा Br माइनस। आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए आप लोगों को साफ साफ लिखा दिया कि कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। कहानी क्या है, जब तक कि वो नॉर्मल रहता है तब क्या है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, टग ऑफ वॉर में बिल्कुल बैलेंस कंडीशन। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे तो क्या होगा, जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे ना अपनी तरफ फोर्सफुली। रिजल्ट क्या होगा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट आयन से छोटा होता है। ठीक, जबकि एनायन में क्या है, जबरदस्ती का एक इलेक्ट्रॉन ठूस दिए उधर। अब ऑलरेडी जो चीज़ अरेंज है उसमें बीच में एक को ठूस दोगे तो वो क्या करेगा, कोहनी मारेगा। कोहनी मारने के कारण अब क्या होंगे, लोग फैलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेंड होंगे और रिजल्ट क्या होगा कि इसका एनायन का साइज बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये दिमाग में हमेशा रखना है आप लोगों को, कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा और एनायन का साइज पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा। ठीक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है भाई। ठीक, और कहीं अगर आप लोगों के दिमाग में ये तर्क चल रहा है कि इसको अगर हम ऐसा लिखते Br माइनस, Br प्लस, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कहाँ?
ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, उसी को तो बोल रहा हूं भाई, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों? बिल्कुल भी नहीं है बेटे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है यू हैव टू या यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द लोअर वैल्यू एंड यू आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स द हायर वैल्यू, है कि नहीं? ये लोअर वैल्यू है, ये हायर वैल्यू है, तो इसमें कंडीशन क्या है बेटे? इसमें आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हो, और जब बड़े से छोटे की तरफ आते हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है भाई। फर्क है दोनों में। 10th तक इसका ये लिख दिया चल जाता था क्योंकि 10th तक आप बच्चे थे, 12th में नहीं चलेगा बाबू, समझे? नहीं समझे? होपफुली मेरी बात समझ आ गई होगी। इंक्रीजिंग का मतलब हमेशा छोटे से बड़े की तरफ बढ़ोगे, डिक्रीजिंग का मतलब हमेशा आप बड़े से छोटे की तरफ चलोगे, ठीक? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और अगर आपने ये लिख दिया जबकि एक्सपेक्टेड आंसर ये था, अब आप आके भले कोर्ट केस कर दो इवेल्युएटर के ऊपर, लेकिन आपके एक नंबर का डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो लिखा है वो लॉजिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन सीबीएसई ने आपसे क्या पूछा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक? भले अभी तो मैं इसलिए जानबूझ करके इस चीज़ को लिखा क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आप लोगों के मन में वही डाउट चल रहा है अभी तक, तो वो 10th तक चल जाता था बेटा, 12th में नहीं चलेगा, ठीक? और 12th के लिए अभी से क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि मैंने कई बार बोला है 11th इज द प्रिपरेशन ईयर ऑफ 12th बोर्ड्स। हो गया ये वाला? ये तो एक ही एक एटम की बात थी। अब चलो ऐसा ही एक और एग्जांपल, ये आप लोग मुंह जबानी सॉल्व कर लेंगे। सल्फर है, सल्फर +2 है, नॉट +2, चलो सल्फर +6 है और सल्फाइड आयन है। बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेरी गुड। S-2 फॉलोड बाय S और S+6, डन। चलिए अब ये आसान लग रहा है, आप लोग जिद कर रहे हो कि सर थोड़ा सा टफ एग्जांपल दीजिए, ये लीजिए भाई, O-2 Cl चलो अब इन चारों को कंपेयर करो या अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। इंक्रीजिंग का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ओ ओ ओ ओ चेक करते हैं अभी। सर आपका आंसर? हाँ जी, आप दोनों सीता गीता। आई रिक्वेस्ट यू पीपल नॉट टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी कि हवाई किले मत बनाओ, ठीक? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटे क्योंकि इस चैप्टर की ये जितने की भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे, सबसे आसान तरीका है उसको सॉल्व करने का उनका साइज, और साइज कैसे आप डिटरमाइन करोगे? उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक? ऑक्सीजन में कौन सा ऑर्बिट चलता है बेटा? सेकेंड ऑर्बिट चल रहा है, ठीक है? सेकेंड ऑर्बिट का मतलब, अच्छा सेकेंड ऑर्बिट में भी ये जा रहा है 2p में, ये भी जा रहा है 2p में ही, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट चालू है। लेकिन क्लोरीन में तो भैया 3 चालू है, 3p5 होता है इसका। तो एक के पास 2 ऑर्बिट, एक के पास 3 ऑर्बिट, छोटा कौन होगा? 2 ऑर्बिट वाला। तो आपके आंसर में क्लोरीन तो पहले आ ही नहीं सकता। अब इन दोनों में रेस है फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन की। अब आपको मालूम है एक है पेरेंट एटम, एक है एनायन। इन दोनों में किसका साइज बड़ा? एनायन का साइज बड़ा रहता है पेरेंट एटम से, पेरेंट एटम का साइज छोटा रहता है। तो सबसे छोटी साइज है ऑक्सीजन की, फिर है ऑक्साइड आयन, देन अब इन दोनों में Cl, वेरी गुड, और उससे बड़ी साइज होगी
हाँ मतलब गलत ही हुआ फिर। हाँ डन। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस बिल्कुल शांत मन से एक बार सॉल्व करके देखो, क्योंकि अगला टेस्ट जो है वो आपका इसी चैप्टर का होना है। ठीक, कब दोगे इसका टेस्ट? मालूम है मेरे को। अरे दोनों होगा ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? उसको मन ही मन गाली बकने से कुछ नहीं होगा। उसने याद नहीं दिलाया चैप्टर 2 के टेस्ट की बात, वो मुझे भी मालूम है। तो चैप्टर 2 और चैप्टर, एक मिनट रुको मैं सर से बात कर लेता हूँ। सैटरडे को सर ने बोला टेस्ट, चैप्टर 2 चैप्टर 3 दोनों। हाँ हाँ जी, दोनों साथ में। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का ये जो टेस्ट होगा ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट का मतलब अंडरस्टैंडिंग। याद करो, मैंने शुरू से आप लोगों को बताया, आप लोग लेट आए हो, आप लोगों को ये बात नहीं मालूम है। बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है वो 3 डोमेन कवर करता है। कौन कौन सा? आप लोगों को नहीं मालूम है ये बात, ठीक, इन लोगों को मालूम है। अरे रुको ना भाई, मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ उसको बताओ। रुको ना, मैं बता रहा हूँ ना। अरे रुक ना। ठीक, आप लोग भी सुन लीजिए। ठीक, सीबीएसई का जो पेपर रहता है, फिर वो 10th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड हो, या सीबीएसई एफिलिएशन में जितने भी स्कूल्स हैं वो लोग भी एक ये क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए एक वो फॉलो करते हैं टेक्सोनॉमी, जिसको बोलते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ये बोलता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो 3 कैटेगरी के होने चाहिए। सबसे पहला होता है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक, उसके बाद होता है एनालाइजिंग, और लास्ट होता है एप्लीकेशन। ठीक, रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन जो है वो 20%, 25%, 30% तक हो सकता है। सिमिलरली अगर मान लो एक आइडियल मानोगे तो ये 20%, ये 40, ये 40। अगर ये 30 होगा तो यहाँ से 35 कर देंगे। मतलब ये स्कूल के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो परसेंटेज चेंज कर दे। लेकिन कुल मिला के कहानी क्या है, क्वेश्चंस इन्हीं 3 टाइप के आते हैं। ठीक, अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, आप लोगों का सैटरडे का टेस्ट कैसा है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब आप मेन फोकस किस में करेंगे? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक, और एनालाइजिंग। एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो सैटरडे वाले टेस्ट में न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे। डन। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है करने से कुछ नहीं होगा। ठीक, दोनों चैप्टर से 20-20 एमसीक्यू, और उन 20 एमसीक्यूज में भी 15 एमसीक्यू रहेंगे मल्टीपल चॉइस, और 5-5 क्वेश्चन रहेंगे एसर्शन रीजन। डन। तो तैयारी कैसे करनी है? सबसे बढ़िया है आपके पास नोट्स, आपके बुक्स, यूट्यूब में भी कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाएगा। अदरवाइज ये दोनों चैप्टर के आपके पास वीडियो लेक्चर मिल ही जाएंगे ऐप में। ठीक, तो बढ़िया से पढ़ो, तैयार करो, सैटरडे को टेस्ट है और पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। तो पर यह है कि प्लीज़ अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलना, क्योंकि जितना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे उतना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक, चैप्टर 2 चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कब? तो ऐसे अभी यहाँ से जाने के बाद रात को पेपर है क्या? एक सीरियस बात कर रहा हूँ उसमें बीच में है। तो बेटे कल दिन में है ना, हाँ, तो रात को 2 घंटा स्कूल का पढ़ो, सिर्फ 1 घंटा इधर के लिए दो। ठीक, आप लोगों को ईमानदारी से मालूम है स्कूल में टीचर ने तो बस उसका मतलब स्कूल टीचर का टारगेट रहता है क्या? सिलेबस को कवर करना। लेकिन हम लोग तो भैया अब सिलेबस तो कवर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस पे मेन फोकस कर रहे हैं ना। तो 1 घंटा यहाँ के लिए निकालिए। 40% वेटेज रहता है 11th का, तो उस हिसाब से स्कूलों में या तो 4 चैप्टर ही आने का रहता है, 1 2 3, या तो 4th का आधा। हाँ ठीक है, तो वो 40% बोलता है सीबीएसई लेने के लिए,
सिलेबस में ही लिखा हुआ है वो। स्कूल 50% लेता होगा तो उतना कोई ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। ठीक, सैटरडे का टेस्ट फाइनल। ठीक, चलो एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकाल लो तो इस चैप्टर के, फटाफट एक डिस्कशन कर लेते हैं। ये मत कहना कि बुक नहीं लाए हो, नहीं तो पेट में घूंसा मारना चालू करूंगा अब। आप दोनों में से एक जन कोई बुक मुझे दे दीजिए, आप दोनों जन शेयर कर लीजिए आपस में। अच्छा, एक चीज़ आप देखना बेटा, ये वाले चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ये भी क्या है, बिल्कुल वो लिखने वाले क्वेश्चन आंसर टाइप वाले हैं ये। और आप लोगों को मालूम है ये ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस किस में आते थे, अगर आप 10th का बोर्ड एग्जाम भी याद करोगे तो सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, और उसके बाद सीधा उठ करके सेक्शन ई। सेक्शन ई में आते थे 5 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लेकिन उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता था, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं आता था, वो आता था 1+2+2 के फॉर्म में, या तो फिर 3+2 के फॉर्म में, या फिर 1+1+1+2 के फॉर्म में। ठीक, मतलब ये 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो बहुत बढ़िया रास्ता क्या है, सेक्शन ए तो चलो छोड़ दो, सेक्शन बी, सी और ई के लिए ये ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक, चलिए पहला क्या है, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस बेस पे उसको डिज़ाइन किया, अरेंज किया है, एटॉमिक नंबर के बेस पे। ये बताया हूँ मैं, लिखवाया भी हूँ, एटॉमिक नंबर यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीफ ने क्या काम किया था, एटॉमिक मास के बेस पे। ठीक है, विच प्रॉपर्टी डिड मेंडलीफ यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। मेंडलीफ ने क्या किया था, कौन सी प्रॉपर्टी ली थी, एटॉमिक मास। क्या वो उसी पे स्टिक रहा, नहीं, उसने फिर आगे चल के खुद ही से चेंज कर दिया। ठीक, और जब उसने चेंज किया तब उसकी हेल्प किसने करी, लोथर मेयर ने। इसलिए सेकंड वाला हमेशा क्रेडिट किसको जाता है, लोथर मेयर को। उसके बाद फिर उसमें मॉडिफिकेशन किया किसने, मोस्ले ने ही फिर अभी का करंट पीरियोडिक टेबल बनाया। हाँ, मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि बुक में जो आपके पीरियोडिक टेबल है उसमें पूरे 118 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर को जहाँ स्टार्ट हुआ है वो पेज पे आओ तो थोड़ा। हाँ, पॉइंट नंबर 3.1, टॉपिक नंबर 3.1 में देखिएगा, फोर्थ लाइन लिखा उसमें 114 एलिमेंट है। ठीक, लेकिन आप इसमें अगर देखोगे ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें सारे के सारे 118 एलिमेंट्स है। तो कौन से वो 4 एलिमेंट है जो मोस्ले ने नहीं रखे थे। ठीक, ये नीचे की तरफ देखिएगा बेटा, मैंने आप लोगों को लिखाया भी है, एटॉमिक नंबर 113, 115, 117 और 118, इन चारों के नीचे स्टार कर लीजिए। ये चारों खाली जगहें थी, और ये खाली जगह यानी कि एम्प्टी स्पेसेस कब फिल हुए, अरे कब फिल हुए, कौन सी डेट को, नवंबर 28, 2016। बेटे ध्यान से पढ़ो, नवंबर 28 को उनका सिंबल और नाम फाइनलाइज हुआ। ठीक, यानी कि यहाँ पर ये जो लिखना है, यानी कि NH, फिर मॉस्कोवियम, और उसके बाद फिर TS, और उसके बाद फिर OG, यानी कि टेनिसन और ऑर्गेनिसन। कैसे करते हो बेटा, तुम लोगों को बोला था मैंने इन चारों के नाम लिखने के लिए। कोई एकदम चिल्लर होमवर्क देता हूँ वो भी नहीं करते तुम लोग। अच्छा, ये टेनिसन किसके नाम से मिलता जुलता सा लग रहा है, टेनिसन कौन, टेनिसन जैसे 115 जो है ये है मॉस्कोवियम किसके नाम पे मिला, मतलब किसके नाम पे दिए उसको, मॉस्को कहाँ है, मॉस्को कहाँ है, चरोदा के आगे, इटली। मैक्सिको में है, ये तो और कमाल हो गया भाई। बेटे इट कम्स अंडर वो रशियन सब कॉन्टिनेंट। शिकागो कहाँ है, थैंक गॉड। तो मॉस्कोवियम जो है ये कहाँ मिला था,
मॉस्को, मॉस्को में मिला तो इसलिए उसी के नाम से पड़ गया ये मॉस्कोवियम। 117 यानी कि टेनिसन, ये किसके नाम पे है? टेनेसी के नाम पे। और टेनेसी बहुत फेमस जगह है। आयरन मैन, आयरन मैन के दो घर हैं, एक है मैलिबू पॉइंट जो आयरन मैन पार्ट 2 में जिसमें हमला होता है, मैलिबू पॉइंट वो अपना एड्रेस बताता है, मैलिबू पॉइंट कैलिफोर्निया। दूसरा घर है उसका टेनेसी में, ठीक, टेनेसी में ही उसका वो क्या बोलते हैं उन लोगों के वहाँ का आर्मी हेड क्वार्टर है। तुम लोग देखते नहीं हो बेटे, मार्वल की मूवीज़ का साइंस लॉजिकल होता है, ठीक। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि वो आयरन मैन का, जब आयरन मैन फर्स्ट पार्ट में उसको ये करते रहते हैं, पेंट करने की बारी आती है, तो जार्विस उसको सजेस्ट करता है कि इसको क्या करते हैं, उससे रडार से बचाने के लिए और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इसको टाइटेनियम ऑक्साइड में कलर कर देते हैं। तो एक्चुअल में वो ऐसे ही तुक्का नहीं मारे। यहाँ पे देखिए, ये वेरेडियम, स्कैंडियम के बाजू में टाइटेनियम है, एटॉमिक नंबर 22। तो वो टाइटेनियम जब टाइटेनियम ऑक्साइड बनाता है TiO2, तब ये टाइटेनियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और हो जाता है कितना, एटॉमिक नंबर 18 के बराबर। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ठीक। सिमिलरली जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, एक आर्क रिएक्टर है जिसमें नीचे पानी उबलता रहता है। मैंने आप लोगों को जब आइसोटोप पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि वो पानी असल में क्या है, इट इज़ द हैवी वाटर विच एक्ट्स या विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो अगर उस मूवी को आप उस वाले पॉइंट पे पॉज करोगे और अगर जूम कर पाए तो पीछे लिखा रहता है हैवी वाटर। इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्वल की मूवीज़ देखो अगर, तो थोड़ा एकदम ऐसा ध्यान से देखा करो, उसमें लॉजिकल साइंस है, ठीक। चलिए, सिमिलरली ये जो RF है यानी कि एटॉमिक नंबर 104, वो किसके नाम पे है? रदरफोर्डियम के नाम पे। तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला बेटा, ये जो 118 एलिमेंट्स है वो या तो किसके नाम पर है, जिसने ढूंढा उसके नाम पे, या तो जहाँ से ढूंढा उसके नाम पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक। अच्छा, तो पोलोनियम, पोलोनियम के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, 84। यही दिक्कत है बेटा, तुम लोग ना मतलब कथा कहानी टाइप सुनते हो। पोलोनियम के साथ खासियत यह है कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रांगली लीथल सब्सटेंस है, ठीक। इसलिए जितने भी एलिमेंट आपको इसमें दिख रहे हैं वो सब एक बार सप्लाई हो भी जाएंगे, इवन रेडियो एक्टिव वाले भी, ठीक। किसके लिए? क्या बोलते हैं, जो डिफेंस वाले हैं उन लोगों को। लेकिन पोलोनियम कभी सप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया पे जितने भी जहर है उन सब में सबसे ज़्यादा पोटेंशियली लीथल है, ठीक। मतलब इसके सामने कोबरा वोबरा कुछ नहीं है, चाय कम पानी है कोबरा। चलिए, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कहानी जो हो गई वो है खत्म। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई दैट द सिक्स पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये इसको स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, क्वांटम नंबर के हिसाब से अगर आप देखोगे या पीरियोडिक टेबल को भी देखोगे तो कहानी क्या है बेटे, मैंने आप लोगों के साइलेंट फीचर्स में लिखवाया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन अकॉर्डेंस टू ऑफबाउस प्रिंसिपल। ये मैंने समझाया है आप लोगों को, याद है? मतलब खड़े खड़े झूठ बोल लो तुम यार, मतलब इतना झूठ तो शूर्पणखा नहीं बोली थी अपने भाई से जितना तुम बोल रहे हो गया भाई? चलिए, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये उससे कम नहीं, मतलब उसके बराबर की। इसके भी ऐसे नाखून वाखून निकलते हैं क्या, ऐसे करना? हाँ भाई,
उसमें सिक्स वाले में देखिए अकॉर्डिंग टू योर पीरियोडिक टेबल या अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर भी, अगर सॉरी क्वांटम नंबर भी चलोगे तो सिक्स वाले में इलेक्ट्रॉन फिल होने के लिए क्या चाहिए आपको? 6s। 6s के बाजू में कौन है? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, सिक्स वाले में देखिए सीजियम है, बेरियम है, ये वाला सीजियम, बेरियम, लैंथेनम, हॉफनियम, ये है सिक्स वाला। ठीक, तो इसमें एटम्स अगर आप मतलब क्या बोलते हैं एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं तो उनका एडजस्टमेंट कैसा है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर सिक्स वाले में जाने के लिए आपको चाहिए 6s फॉलोड बाय 5d फॉलोड बाय 6p। यही तीन दिख रहे हैं ना? इधर देखो, इधर देखो, 6s, उसके सामने का ये 5d, और उसके बाद यहाँ से 81 से लेके 86 तक 6p। अब इतना तो आप पढ़ चुके हो कि 6s में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने 2, 5d में कितने 10, 5d में लैंथेनम और हॉफनियम के बीच में 14 का गैप है, यानी वो 14 क्या है? लैंथेनम और हॉफनियम बेटा 57 और 72, उनके बीच में है 14 लैंथेनॉइड्स। ये लिखा है मैंने साइलेंट फीचर में आपको। ठीक, तो ये 14 होंगे आपके लिए लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड किस में चले गए? 4f कितने 14। उसके बाद फिर आप चले गए किधर पे? 6p में कितने? ऐड करो तो कितना आ रहा है? 32। डन। चलिए हो गया इसका सॉल्व। इसके सारे क्वेश्चंस को एक बार के लिए आप लोग प्लीज देखिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? अरे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ये तो चैप्टर 1 से मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम सेम नंबर होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट वाला, थर्ड वाला आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ये लो। तो सारे क्वेश्चन ये बेटा वो बिल्कुल थियोरेटिकल हैं। आपके पास कोई भी रिसोर्स है? आप लोगों के पास कोई भी मतलब कोई रिसोर्स बुक, रेफरेंस बुक ऑल इन वन है? ठीक है, चलेगा। ऑल इन वन हो चाहे मॉडर्न एबीसी हो, कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट गूगल तो है ही। ठीक, उससे ये सारे थियरी हैं, इनके आंसर्स बढ़िया ढूंढिए, और ज़्यादा अच्छा होगा एक कॉपी में कहीं लिख करके नोट्स रेडी कर लो। ठीक, ये वाला कब काम आएगा? जैसे ही हम लोग चैप्टर 4 खत्म करेंगे उसके बाद 4 चैप्टर आपके रेडी हो जाएंगे। आपके स्कूल के प्री मिड में ये तो सॉरी मिड टर्म में ये तो फिक्स बात है कि ये 4 चैप्टर तो आएंगे ही मेरे ख्याल से। ठीक, तो इन 4 चैप्टर्स को अब कैसे पढ़ना है अपने को? अच्छा एक मिनट, तो आप लोगों के स्कूल में तो शायद 1 2 3 4 और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक आ रहा है। आप लोगों के स्कूल का भी मेरे को है अपडेट है, IUPAC ऑर्गेनिक में। वैसी PR आप लोगों में नहीं है। आप लोगों के स्कूल का तो मेरे को मालूम है। ऑर्गेनिक यानी कि चैप्टर नंबर 8 का आई थिंक IUPAC आ रहा है आप लोगों को। कौन सर? नहीं बताएं, पूछूं उनसे। 1 2 3 4 का तो कंफर्म है, और शायद आप लोगों के में 7 भी करवाएंगे, शायद रेडॉक्स। अरे
तो कभी ऐसे हंसते खेलते लांजे सर से पूछो, लांजे सर से पूछो। क्यों? ए, इतना मस्त आदमी है, हम लोगों की तो अच्छी पड़ती है। तो हरकत ही वैसी करते होगे। चलो भाई, तो फाइनली ये चैप्टर हो गया अपना ख़त्म। सैटरडे को आप लोग इस चैप्टर का टेस्ट देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एक काम करो, इससे पहले कि हम लोग नया चैप्टर चालू करें, एक बार अपने लेवल पर इसको पेजेस पलट के देख लो, कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो कर लो। हाँ बेटे देखो, बुक से कंपेयर करोगे तो बुक से कंपेयर करोगे तो कॉपी में आप लोगों को ये क्रिस्प क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बिल्कुल अलग ऑर्डर में पढ़ाया है और हम लोग कंपैरेटिव पढ़े हैं। इसी चीज़ को हम लोग अगर वो वन बाय वन पढ़ते तो क्या होता, और लेंदी लगता, शायद अभी हम लोग चैप्टर के आधे में होते। हाँ जी, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे इसके बाद। एक बार फटाफट इस चैप्टर को रिकॉल कर लो बेटा, एक क्विक रिवीजन मार लो, कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे।